हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आ गए हैं रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस के बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब ये जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है ना, ये जेईई मेंस का टॉपिक है, इसलिए सारे क्वेश्चंस आज के रहेंगे वो प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के रहेंगे, ठीक है, बिकॉज ये मेन ओरिएंटेड टॉपिक है। तो आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 पूरा देखा होना चाहिए आज के लेक्चर अटेंड करने के लिए। या तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी आज का लेक्चर आपको मजा आएगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले जाकर उसको देख लें, फिर आकर ये लेक्चर को अटेंड करें। अगर आपने देखा है तो पेन पेपर लेके बैठे, क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करें, उसके बाद ही उसको रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखें। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन जो रहेंगे रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहले लेक्चर नंबर 1 के क्वेश्चन आएंगे फिर लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के रिलेटेड ही रहेंगे, लेकिन सारे रैंडमली उसके अंदर रहेंगे। तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर नॉट अफेक्टेड बाय हीटिंग। यह असर्शन कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टी हीटिंग से अफेक्ट नहीं करते। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसके अंदर बताया है कि हम पता है पैरामैग्नेटिक इस तरह से अंदर डाइपोल अलाइंड होते हैं। इस तरह से हमने देखा है कि अंदर डाइपोल अलाइन होते हैं। तो अगर हम उसको हीट करेंगे, अगर हम उसको और मतलब हीट कर देंगे तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और रैंडम मोशन करेंगे, यहाँ वहाँ भागेंगे। तो उसकी वजह से इसका जो अलाइनमेंट होता है डाइपोल का, ये इफेक्ट होता है। और इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक है, उससे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इफेक्ट होती है। तो हमारा असर्शन जो है वो तो रॉन्ग कह रहा है, असर्शन जो है वो रॉन्ग है। उसके बाद अब रीजन देखो क्या कह रहा है कि एज टेम्परेचर राइजेस द अलाइनमेंट इन द मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सही बात है। सेकंड क्या कह रहा है कि जैसे आप टेम्परेचर हाई करोगे, टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो उसके अंदर का जो अलाइनमेंट रहेगा वो और डिक्रीज होगा ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है और रैंडम मोशन यहाँ वहाँ करने लगेंगे, तो उसके अंदर अलाइनमेंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज वाला ऑप्शन मीन्स बी रीजन वाला करेक्ट है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, मीन्स हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोल रहा है, द क्यूरिस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच। अब मैंने आपको क्यूरिस का फॉर्मूला लिखाया था। क्यूरिस का टेम्परेचर क्या होता है, वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तो भी लिख बता देता हूँ। दो फॉर्मूला लिखाया था, एक आई इक्वल टू सी बी नॉट बाई टी, और आई को जीटा एच और बी को म्यू नॉट एच करके हमने यहाँ पे जीटा इक्वल टू सी इंटू म्यू नॉट बाई टी लिखाया था। ये टेम्परेचर लिखाया था, इसमें तो टी था वो क्यूरिस टेम्परेचर होता है। तो ध्यान से, हमने जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सीखी थी ना, तब मैंने बताया था आपको कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, फेरोमैग्नेटिक, हाँ, उसके अंदर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो धीरे धीरे उसका क्या है, रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन और यहाँ वहाँ भागेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करने लगता है। और एक ऐसा समय आ जाता है जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक जैसे जैसे अपने अलाइनमेंट लूज करता जाता है, तो एक ऐसा समय आता है कि जब फेरोमैग्नेटिक बन जाता है पैरामैग्नेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक, मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, इसको रफ करके आप करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, देख लो कि अ मैग्नेटिक नीडल इज लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट ऑफ वर्क टू टर्न थ्रू 60 डिग्री। मतलब देखो, एक क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट लेक्चर नंबर 1 का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि लाई कर रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मान लो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली लाई कर रहा है। चलो मान लो मैं नीडल है हमारा, ठीक है। अभी बाद में क्या बोलते हैं, इसको W यूनिट ऑफ वर्क लगा इसको 60 डिग्री टर्न करने में, ये नीडल को 60 डिग्री टर्न करने में W यूनिट ऑफ वर्क लगा। तो वर्क का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है, वैसे इसके अंदर क्या होता है, वर्क डन P की जगह पर डाइपोल की जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल, PE इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो सेम रहता है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो cos थीटा 1 है 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा 1, और cos थीटा 2 है 60 डिग्री, तो cos थीटा 2 1 माइनस 1/2। तो हमारा W आ रहा है mb/2, ये हमारा आया। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन द पोजिशन विल बी। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। थीटा ये है कि कितने एंगल से आपने इसको रोटेट किया, तो आपने 60 डिग्री रोटेट किया है, तो PE सॉरी यहाँ पर मैग्नेटिक्स है तो यहाँ पे MB आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में PE होता है, तो MB, और कितने डिग्री रोटेट किया आपने 60 डिग्री से, तो यहाँ पर sin 60 हो जाता है √3/2। लेकिन हमको आंसर MB के टर्म में नहीं बताना है, हमको आंसर बताना है W के टर्म में। तो यहाँ पर W के टर्म में अगर इसको आंसर को लिखेंगे तो MB की जगह पर मैं 2W लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, MB की जगह पर मैं 2W लिख सकता हूँ ना, तो MB की जगह पर अगर मैं 2W लिखूँगा तो इंटू √3/2 करता हूँ, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा √3W। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही ट्विस्ट था कि इन्होंने आंसर W के टर्म में मांगा था, तो हमने W के टर्म में उनको निकाल के दे दिया, और क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो अब उसको हम करते हैं। क्वेश्चन इसी तरह के इजी हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है मेन ओरिएंटेड टॉपिक है, और सारे क्वेश्चन जो है इजी होते हैं। अगर आपने एक बार भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना सारे, तो क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे। इसके अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ लेकिन ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरिस टेम्परेचर द डोमेन इज डिफाइंड एज। बोल रहे हैं कि देखो ध्यान से, देखो डोमेन, पहली बात तो क्यूरिस टेम्परेचर क्या होता है, मतलब एक समय देखो ध्यान से, हमारे पास मान लो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग लाइन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होते हैं, ठीक है। अलग अलग लाइन में जहाँ वहाँ, जैसे यहाँ पे इसमें सब लोग अपने अपने डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे अलाइंड होते हैं, लेकिन एक डोमेन में जो डायरेक्शन रहता है वो सेम रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे एक एक डोमेन देखोगे ना, उसके अंदर डायरेक्शन सेम है, लेकिन सारे डोमेन्स में देखोगे तो हर डोमेन में इसका डायरेक्शन इससे अलग है, इसका डायरेक्शन इससे अलग है। तो इस तरह के डोमेन्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो बोल रहा है क्यूरिस टेम्परेचर क्या होता है, तो देखो ध्यान से, अगर हम इसके अंदर बी एक्सटर्नल लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं, देखो ये सब जो बोल रहा हूँ आपको समझ पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब मैंने लेक्चर में बताया है। अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड लगाता हूँ तो क्या होता है कि जो डोमेन इस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होता है, जैसे ये डोमेन है इसके डायरेक्शन में, तो ये डोमेन अपने साइज में इंक्रीज करता है, ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अपने साइज में ये इंक्रीज करता है। और एक ऐसा समय आता है कि जब ये डोमेन जो है पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ये डोमेन जो है साइज में इंक्रीज करता रहेगा, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब पूरा को पूरा डोमेन अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, और वो समय होता है सैचुरेशन का। वो समय क्या होता है, सैचुरेशन का। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद चाहे आप जो भी करो, मतलब अब उसके बाद आप देखो ध्यान से क्या लिखा है, अब मैक्रोस्कोपिक, देखो ऑप्शन दिया है मैक्रोस्कोपिक रीजन विद जीरो मैग्नेटाइजेशन, पहला ऑप्शन, वो तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक समय क्यूरिस टेम्परेचर वाला समय आ गया, सैचुरेशन मिल गया, तब आपको जो है यहाँ पर अगर जीरो मैग्नेटाइजेशन नहीं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, अब मैग्नेटोस्कोपिक रीजन विद कॉन्जिक्यूटिव मैग्नेटिक डाइपोल ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्या बोल रहा है।
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे नहीं, सारे सेम अलाइंड है। अब मैक्रोस्कोपिक रीजन भी रैंडमली ओरिएंटेड भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे डाइपोल्स एक सैचुरेशन के समय पर सारे डाइपोल जो है एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है, अब मैक्रोस्कोपिक रीजन विद सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। हाँ, ये डी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि सैचुरेशन पर रीच कर जाता है। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा समय जहाँ पर सारे डाइपोल अलाइंड हो गए, तो उस समय को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लेक्चर जरूर से देख के आएँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी आप पॉज करके ट्राई करो। अभी एक दो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम, पहले थोड़ा बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिखा है, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डोमेन्स। लो, ये तो अभी मैंने समझाया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो जो डोमेन्स होते हैं वो क्या करेंगे। देखो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ये, अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा, ध्यान समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स है, ठीक है। जैसे मान लो इस तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसके अलग अलग डोमेन्स हैं। तो मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लगाया, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है डोमेन विल इंक्रीज इन साइज। इन्होंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं कि कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन साइज में तो इंक्रीज करेगा, लेकिन कौन सा डोमेन है, ऐसा डोमेन जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मैंने बताया ना कि ऐसा डोमेन जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है वो डोमेन इंक्रीज करेगा। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास टोटल एरिया इतना ही है, टोटल अगर इतना ही एरिया है, तो ये डोमेन अगर इंक्रीज करेगा तो धीरे धीरे कुछ ऐसा समय आ जाएगा, ये डोमेन तो भले इंक्रीज कर रहा है लेकिन बाकी डोमेन जो है डिक्रीज करने लगेंगे। ध्यान से देखोगे, अगर ये डोमेन इंक्रीज कर रहा है तो बाकी डोमेन जो है अपने आप डिक्रीज करने लगेंगे, क्योंकि ये डोमेन अगर साइज में इंक्रीज कर गया तो जितने भी डोमेन्स है ये अपने आप छोटे छोटे बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो है ये डोमेन साइज में इंक्रीज होगा तो बाकी तो छोटा करेगा ना, यहाँ पर जो है कम डोमेन्स बचेंगे और ये डोमेन जो है साइज में इंक्रीज कर जाएगा। इन्होंने पर्टिकुलर ऐसी बात नहीं की है कि कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा अगर करेक्ट ऑप्शन होगा ना में इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज। अगर इन्होंने ऐसा बोला होता कि द डोमेन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब हमारा आंसर करेक्ट होता है इंक्रीज इन साइज। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यहाँ पे देखोगे ये डोमेन तो बढ़ रहा है लेकिन दूसरे डोमेन जो है घट भी रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है में इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज, ध्यान रखना। ओके, तो क्वेश्चन में कौन से किसकी बात की है वो समझना बहुत जरूरी है। तब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और टाइम पीरियड की बात की है। अगर आपको टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला नहीं पता हो ना, तो पहले आपको टाइम पीरियड की बात फॉर्मूला बता देता हूँ कि T इक्वल टू फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो आप नोट कर लो आज से। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। फ्रीक्वेंसी पूछा ना, जिसका उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत ये फॉर्मूला भूल जाते हैं इसलिए आप नोट कर लो ये फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, एम जो है मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता ही है, और टी जो है वो टाइम पीरियड है। ये फॉर्मूला आपको नहीं पता हो तो एक बार आप नोट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट में डाल दो, बिकॉज इसके बेस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस के अंदर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू टी। मतलब हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया है और जिसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो
टी है, हमारे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसका ये प्लस एम, इसका ये माइनस एम, इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, टी है, ठीक है। नॉट्स ब्रेक ऑन इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड इट्स वन पीस इज मेड टू ऑसिलेट फ्रीली इन द सेम फील्ड। बाद में हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और इसका जो एक पार्ट है उसको हमने फिर से फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ठीक है। हमने एक पार्ट को क्या किया, फिर से फ्रीली सस्पेंड कर दिया। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो टी है और इसका जो टाइम पीरियड है वो टी डैश है। तो टी डैश अपॉन टी का हमको रेशियो फाइंड करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। पहले हम बात कर लेते हैं टी की। तो टी के लिए हमारे पास आई और एम है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो सेम दिया है क्वेश्चन के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड रिमेनिंग सेम। अब आई और एम की बात कर रहे हैं, तो आई की बात कर लेते हैं। सबसे पहले I1 क्या हो जाएगा, I1 की बात कर लूँ मैं, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ए रेक्टेंगुलर प्लेट। आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर ए रेक्टेंगुलर प्लेट, जो कि होता है ml²/12। क्या होता है, ml²/12, ठीक है। तो देखो ध्यान से m जो कि इसका मास होता है, तो m इंटू इसका मास मान लो m है और इसका लेंथ मान लो l है, इसका मान लो लेंथ l है, तो m इंटू l²/12 इसका हो गया, ओके। मान लो मास m है और लेंथ l है, इसका हो गया m l²/12। इसका मास अगर m होगा तो इसका मास m/2 हो जाएगा, उसका आधा है, ठीक है। तो I1 = m/12 और m1, तो m1 की बात कर लेता हूँ। m1 क्या होगा, m1 क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m × 2l, वेयर m इज द पोल स्ट्रेंथ। तो m, ठीक है, m × 2l, 2l मतलब इसका लेंथ, मतलब इसके बीच का लेंथ जो होता है, जिसको l ही लिखो, क्योंकि हम पहले लेंथ 2l लेते थे तो हम 2l लिखते थे, यहाँ पे लेंथ l है तो हमने लेंथ l लिखा है, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम I2 की, मतलब टी डैश की बात कर लेते हैं। उसके लिए I2 क्या हो जाएगा हमारा, m, यहाँ पे मास आधा हो गया तो m/2 हो गया, इंटू लेंथ भी आधा हो गया तो l/2 का होल स्क्वायर अपॉन 12। इस तरह से हो रहा है नीचे, m/2 l/2 का होल स्क्वायर अपॉन 12। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखोगे ध्यान से, तो ml²/12 इंटू 8 हमारा ये आंसर आ रहा है। तो यहाँ से देखोगे ना, I2 की जो वैल्यू आ रही है ना, I2 की जो वैल्यू आ रही है वो I1 से 8 टाइम छोटा है, मतलब I2 की वैल्यू I1/8 है। I1 को अगर 8 से डिवाइड कर दो तो I2 की वैल्यू मिल जाएगी। और हम M2 की बात कर लें, M2 जो कि मोमेंट ऑफ ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी बात कर लूँ मैं। अच्छा, मास और मैग्नेटिक मोमेंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। m × 2l, इसका क्या है m इंटू इसका लेंथ कितना है l/2, इसका लेंथ कितना है l/2 यहाँ पे। तो ध्यान से देखोगे जो M2 आ रहा है ना, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वाला, ये हमारा मास वाला, दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो M2 जो हमारा आ रहा है वो ध्यान से देखोगे M1 का आधा आ रहा है, मीन्स m1/2 ये हमारा आ रहा है। बस इसी रेशियो को हमको यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देना है। तो देखो अब किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, अब रेशियो लेते हैं। देखो हमको T डैश अपॉन टी का रेशियो पूछा है, T डैश अपॉन टी, तो उसका रेशियो लेंगे तो मतलब T डैश अपॉन टी मतलब I2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाई M1 अपॉन I1। नीचे आता उसको ऊपर ले लिया तो ये हो गया। अब I2 क्या है, देखो ध्यान से I1/8, तो यहाँ पे I1/8 लिखो, इंटू M1 क्या है, M1 तो एच डी समझ लो M1, और M2 क्या है, M2 इज M1/2 और I1 को एच डी रहने दो, तो I1 और I1 कैंसिल, M1 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ रहा है 1/4, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को अप्रोच करना था। आपको मेनली इसको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा कि रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो कि है ml²/12। होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन जरूर से पॉज करके ट्राई करें, तभी जो है कंपटीशन का माहौल बनेगा
हो सके तो आप टाइमर भी लगा लो, जिससे कि आपको एकदम पूरा कंपटीशन का वो आ जाए, माहौल बन जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइमर के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर आप फुल टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बेस पे क्वेश्चन है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिजेंबल दैट ऑफ डाइपोल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो हमने जब अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा था तो हमने बोला है कि अंदर हम इमेजिन करते हैं कि एक डाइपोल है। ठीक है, हम लोग क्या अंदर इमेजिन करते हैं कि अंदर एक डाइपोल है। इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल इज क्लोज टू, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हमको दिया है जिसकी वैल्यू है 8 × 10⁻22। द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नियर द इक्वेटर इज क्लोज टू द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नियर द इक्वेटर, मतलब ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन होता है। तो नियर द इक्वेटर क्या बोलते हैं, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है ना, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, द वैल्यू ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला लिखाया था आपको, क्या होता है, नियर द इक्वेटर इसका एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। ध्यान से, हमको इक्वेटर के पास पूछा है इस तरफ, तो यहाँ पर इसका एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। बिकॉज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके लिए एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। और एक्सियल पॉइंट का पता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला पता हो ना, क्या होता है, 2kb/x³ होता है ना, ये फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट के लिए। तो वही सेम फॉर्मूला इसके अंदर भी एप्लीकेबल होता है। देखो ध्यान से, b एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे k की जगह पर μ0/4π आ जाएगा। ठीक है, और kp यहाँ पे p की जगह पर m आ जाएगा, 2 था ना तो यहाँ पर 2m हो जाएगा अपॉन r³, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पॉइंट पर पूछा है, ये हमारा हो जाएगा रेडियस। ओके, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज़ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको। देखो ध्यान से, पूछा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा है, तो μ0/4π की वैल्यू हो जाती है 10⁻⁷ × 2 मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है, 8 × 10⁻22, और नीचे r³ कितना दिया है, 6.4 का क्यूब इंटू 10⁻6 है ना, तो 10⁻18 हो जाएगा। इसको क्यूब कर लिया तो 10⁻18 हो गया। तो देखोगे ध्यान से, पहले पावर्स में क्या क्या बच रहा है, ये 16 इसको साइड में रखो, ये तो साइड में रखो, और पावर में क्या बच रहा है। और दूसरी बात, ऑप्शन जो है ना, मतलब हमको ऑप्शन गॉस के टर्म में दिया है, तो आपको टेस्ला और गॉस में कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻4 गॉस। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन आपको पक्के से पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और देखोगे ध्यान से, तो -4 हो जाएगा, -4 -7 हो जाएगा -11, है ना, सॉरी 4 हो जाएगा, 4 - 7 हो जाएगा -3, 4 - 7 -3 हो जाएगा। ठीक है, अब बचे रहेंगे हमारे ये टर्म्स, तो इसको ध्यान से हमको अप्रॉक्स से लेकर सॉल्व कर लो ना। जरूरी थोड़ी है कि आपको जो है एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालना है, आपको तो क्या है, नियर आंसर निकालना है। क्या आएगा, तो 16/6.4। तो इसको ध्यान से देखोगे ना, तो कुछ 16 देखो 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, तो 6.4 होगा 250 के आसपास, ऐसा कुछ आएगा। तो इसको मैं 250 के आसपास ले लेता हूँ। 6.4 है ना, उसका क्यूब है, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, तो इसको कुछ 250 के आसपास आएगा, एग्जैक्टली नहीं पता कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे ध्यान से, ये हो जाएगा देखो 8, और ये हो जाएगा 125, ये देखो, तो 8/125, तो देखोगे क्या इसका आंसर आएगा, तो 125 डिवाइड बाई 8 करोगे ना, तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली देखो क्या आंसर आएगा, 0, इसको 0 करोगे तो 25 3 मतलब कुछ 125 लगभग 6 आंसर आएगा, है ना। 125 4 500 होता है, 5 650, ओके, 800 के आसपास 6 आएगा, तो 0.6 के आसपास कुछ आ रहा है, और इंटू 10⁻³ 0.6 इंटू 10⁻³ आना चाहिए, नहीं 0.06 आएगा, सॉरी 0.06 आएगा।
यहाँ पर 0.06 इंटू 10⁻³ आ रहा है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁴। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ अप्रॉक्स लेके आंसर निकाल देना है कि कहाँ तक मेरा आंसर रहेगा, बिकॉज सारे ऑप्शन जो है दूर दूर हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 0.6, क्योंकि ये जो है 10⁻⁴ ये गॉस में कन्वर्जन हो गया टेस्ला में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है 0.6 गॉस। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आपको करना है। तो देखो कि ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका है, तो इसको आप पॉज करके ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो फिर से थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया। नीडल्स N1, N2 and N3 आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब मैग्नेट इज ब्रॉड, देखो यहाँ पे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। N1 बना है फेरोमैग्नेटिक का, N2 बना है पैरामैग्नेटिक और N3 बना है डायमैग्नेटिक का। तो आपको बताया मैंने कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से वो रिपेल होता है, क्योंकि उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल बनते हैं। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल होता है वो तो बनता ही नहीं है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल उसको रिपेल करा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमारा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रिपेल होता है। ओके, और बाकी दोनों अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होता है वीकली अट्रैक्ट होता है, और फेरोमैग्नेटिक जो कि बहुत स्ट्रांग होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा N1 क्या है, फेरोमैग्नेटिक। हाँ, N1 विल अट्रैक्ट स्ट्रांगली, N2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, तो N2 विल अट्रैक्ट वीकली, और N3 क्या है, डायमैग्नेटिक, तो N3 विल रिपेल वीकली। ठीक है, रिपेल वीकली। तो हमारा करंट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको क्वेश्चन एकदम ये लल्लू सा लग रहा होगा। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात की है परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, आपको मैंने जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बता रहा था तो मैंने एक बात की थी सस्पेक्टिबिलिटी की। मैंने बोला था सस्पेक्टिबिलिटी जो होता है नेगेटिव होता है फॉर डायमैग्नेटिक, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से रिपेल होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है ऑलमोस्ट 10⁻³ से लेके 10⁻⁹ तक होती है, मैंने बताया था। मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। लेकिन मैंने आपको उसके अंदर एक पॉइंट बताया था कि अगर परफेक्टली डायमैग्नेटिक हो ना, अगर परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो जीटा की वैल्यू जो हो जाती है ना एकदम नेगेटिव, -1, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। और अगर हमारे पास इस तरह का डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो अंदर जो है एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। ठीक है, अंदर जो है एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, क्योंकि ये जो है इतना जितना आप में नेट मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा देगा, तो ओवरऑल जो नेट वैल्यू हो जाती है अंदर 0 हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना एकदम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देखो क्या है कि अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर हैज अ स्मॉल स्फेरिकल कैविटी एट द सेंटर विच इज फिल्ड विद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ध्यान से हमारे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर यहाँ पर स्मॉल कैविटी है और हमने यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया है। लेकिन ध्यान देखना बाहर जो है ना ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और परफेक्टली डायमैग्नेट है, परफेक्टली डायमैग्नेट है क्या। तो क्या बोला गया, द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। आपके लिए क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो इजी है, बिकॉज समझो कि बाहर हमने लगा दिया है परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को टोटली रिपेल कर देगा। अंदर पैरामैग्नेटिक, देखो पैरामैग्नेटिक तो अट्रैक्ट करता है, वो बात तो है, लेकिन यहाँ तक पहुँचेगा तब तो अट्रैक्ट करेगा। पहले यहाँ पे बाहर बैठे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पूरा स्फीयर डायमैग्नेटिक का बना है, तो पहले रिपेल कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक पहुँचेगा तब तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले ही बाहर से पास कर जाएगा, तो अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, 0। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हैं इस तरह के, सिंपल आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, कुछ ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं आते। ये चैप्टर जो है इजी है, इसको आप जरूर से कर लो,
कई लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्किप कर देते हैं, बोलते हैं चैप्टर में से ज़्यादा नहीं पूछाते हैं, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। और चैप्टर के अंदर 2 3 4 फॉर्मूले हैं, तो चैप्टर को अच्छे से कर लो, चैप्टर आराम से इसके अंदर मार्क्स मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिक इज अ सुपर कंडक्टर। तो हमने बताया तो सुपर कंडक्टर जो होता है परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जिसका जीटा इक्वल टू -1 होता है। दिस इम्प्लाइज व्हेन अ सुपर कंडक्टर इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी, द मैग्नेटिक फील्ड BS इनसाइड द सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है कि वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सोचोगे इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाए, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो हमको पता है कि पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बाहर से पास कर जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने इनसाइड पूछा है ना, तो इनसाइड जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है 0। अच्छा, पहला ऑप्शन करेक्ट कब होता, पहला ऑप्शन इन्होंने इनसाइड पूछ लिया है नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन पहला ऑप्शन जो है करेक्ट तब होता है जब इन्होंने इनसाइड नहीं पूछा होता, इन्होंने पूछा होता कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाता है सुपर कंडक्टर, तब जो इसका आंसर हो जाता करेक्ट है ए ऑप्शन। लेकिन इन्होंने इनसाइड पूछ लिया, तो इनसाइड तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, यहाँ और यहाँ का पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, द रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस आर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज आर अलाउड फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कौन सी वैल्यूज अलाउड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी रिक्वायर्ड है और ये चैप्टर का भी रिक्वायर्ड है। देखो यहाँ पे ध्यान से पहली बात की है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। तो हमने बताया था कि मीडियम का परमिटिविटी हमेशा वैक्यूम के परमिटिविटी से ज़्यादा होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, हमेशा। किसी भी सब्सटेंस की बात हो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कोई भी सब्सटेंस हो, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 1 से बड़ी होनी चाहिए, फिक्स है। तो हमारा जो बी और डी ऑप्शन है वो तो गलत हो गए, बचे ए और सी ऑप्शन। अब ध्यान से इन लोगों ने बात की है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने फॉर्मूला लिखा था μr = 1 + जीटा। हमने बताया था इसके अंदर जीटा जो होता है वो स्लाइटली नेगेटिव होता है, स्लाइटली क्या होता है, नेगेटिव। तो उस केस में हमारा रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाता है, 1 में से कुछ छोटी सी क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो हमेशा वो लेस देन 1 आएगा, ठीक है। 1 में से छोटी सी क्वांटिटी, बिकॉज नेगेटिव है, तो 1 में से कोई भी क्वांटिटी माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा नेगेटिव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सी ऑप्शन है, जिसके अंदर रिलेटिव परमिटिविटी 1.5 है और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 0.5 है, वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अगर हाँ इन्होंने पैरामैग्नेटिक बोला होता तब तो दूसरी कहानी होती, तब वो ग्रेटर देन 1, तब हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन डायमैग्नेटिक की बात की है तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फेरोमैग्नेटिक तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, 1000 के आसपास, 10,000 फेरोमैग्नेटिक का। ओके, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इट्स मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एट टेम्परेचर ऑफ 350 इज दिस, द सस्पेक्टिबिलिटी एट दिस। तो यहाँ पे सिंबल क्यूरीज लॉ का फॉर्मूला पूछा है। तो क्यूरीज लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, जीटा = C μ0/T, इसका फॉर्मूला होता है। तो हमको पता है कि जो सस्पेक्टिबिलिटी होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे अलाइनमेंट जो होता है और भी कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। तो हम ζ1 ζ2 करेंगे तो आ जाएगा मेरा T2/T1। तो हमको बोला है कि मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी एट टेम्परेचर 350 केल्विन इज 2.8,
मतलब पहले हमको 2.8 दिया है इंटू 10⁻⁴, ओके, अपॉन ζ2 हमको पूछा है, और T2 क्या दिया है हमको 300, और पहले कितना था टेम्परेचर 350। बस इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। ये 5 6 जा 5 7 जा, तो ζ2 क्या आ रहा है 2.8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁴। तो 2.8 इंटू 7, देखो यहाँ पे 7/6 करेंगे तो कुछ ना कुछ 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो 2.8 से थोड़ा ही कुछ बड़ा होगा, बिकॉज 1 से थोड़ी कुछ बड़ी वैल्यू आएगी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको बहुत सारा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगाओगे। तो 7/6 है, तो 7/6 कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो 1 से थोड़ी बड़ी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी हमारी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप सोच सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारा सी ऑप्शन जो है आएगा, क्योंकि 2.8 के सबसे नज़दीक जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया है वो 2.8 से बड़ी होगी, तो पता ही है ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। तो 2.8 से सबसे नज़दीक जो वैल्यू बड़ी दी है वो 3.2 दी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। ओके, तो इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब। एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि क्यूब बना रहा है, इस तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड दिया 1 सेंटीमीटर का। पूछा क्या गया है कि हैज़ अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हमको दिया है जिसकी वैल्यू दी है 20 इंटू 10⁻⁶ जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है H, जो कि हमने बोला था बाहर की एक्सटर्नल फील्ड होती है। तो यहाँ पर H की वैल्यू हमको दी है 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। ओके, तो पूछा है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होगी, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं I = ζH। हमारा ये फॉर्मूला होता है I = ζH। इसकी तरफ हमको H पता है और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पूछा है हमको, लेकिन हमको I नहीं पता यहाँ पे I। तो I के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है I = मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले का ही पूरा खेल है, बाकी जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर कुछ है ही नहीं। I = मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमको दिया है 20 इंटू 10⁻⁶, और ये क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब, तो यहाँ पे साइड का क्यूब मतलब 10⁻² का क्यूब, तो यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो I = क्या आ रहा है 20, यहाँ पे I = 20 आ रहा है, तो यहाँ पे 20 पुट कर दो = ζ इंटू H कितना दिया है 60 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे ना तो 20/60 हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये हमारा ζ है। तो ध्यान से हमारा आंसर हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻³ जो कि हो जाएगा 0.33 इंटू 10⁻³। ओके, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा, अच्छा 10⁻⁴ के टर्म में दिया है ना, तो 3.3 इंटू 10⁻⁴। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, तो सारे फॉर्मूले के ही खेल हैं। हमने देखो ζ दिया था हमको, ζ पूछा है, H दिया था हमको, लेकिन I नहीं पता था, तो I हमने यहाँ से निकाल लिया बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट दिया है हमको। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। क्या दिया गया है, अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अच्छा, सोलेनॉइड की बात की है तो सोलेनॉइड ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। 25 सेंटीमीटर की सोलेनॉइड है जिसका रेडियस जो है हमको 2 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और 500 एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टन्स। ठीक है, एन की वैल्यू हमको दी है 500, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिया है हमको, एन की वैल्यू दी है। तो पूछा है कि इट कैरीज अ करंट। अच्छा, आई की वैल्यू भी हमको दी है जो कि इक्वल है 15 एम्पियर। तो इट इज इफ इट इज इक्वलेंट टू मैग्नेट ऑफ सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन एम,
मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, देन m इज इक्वल टू, अच्छा इसमें हम पता है हम मैग्नेटाइजेशन के लिए I यूज़ करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट हम I यूज़ किया था, लेकिन इन लोग m यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम I यूज़ करेंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ऑलरेडी m यूज़ कर चुके हैं, तो इसके लिए भी m यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो m इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है, वही पूछा है हमको क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से निकलेगा और पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है। तो ध्यान से हमारे पास ये सोलेनॉइड है और हमारे पास ये जो है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ए सोलेनॉइड, जो कि हो जाता है N इंटू आई इंटू ए, हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है NIA, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा देखोगे ध्यान से, m इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 500, करंट कितना दिया है 15 एम्पियर, और एरिया सॉलिनॉइड का एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा πr²। अच्छा ध्यान से इसका एरिया एज इट इज रखो, बिकॉज एरिया जो है वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, एरिया जो है एज इट इज रखो, एरिया जो है वैसे भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो I इक्वल टू क्या होगा, m की वैल्यू है 500 इंटू 15 इंटू ए अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा जो कि यहाँ पे L लिख दो, तो यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा ना, तो 500 इंटू 15 इंटू इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻²। तो सॉल्व कर लोगे इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 5 3 जा 5 5 जा 500 जा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो 3000 इंटू 10⁻², 300 इंटू 10⁻² मीन्स 30,000 हो जाएगा। ओके, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। यहाँ पे एरिया हमने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज एरिया यहाँ भी कैंसिल हो जाता, तो उसको सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा जो सॉल्व करना होता है लास्ट स्टेप के अंदर सॉल्व किया करो, बिकॉज कोई टर्म कैंसिल होते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ लिख दिया तो वो कैंसिल हो गया ना एरिया वाला टर्म। ओके, इसको रफ कर देते हैं। देखो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन लेंथ से डरना नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल है। क्या बोला है कि एट सम लोकेशन ऑन अर्थ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, बी हॉरिजॉन्टल, ये एंगल ऑफ डिप वाला कॉन्सेप्ट वाला आ रहा है 18 इंटू 10⁻⁻6। ओके, एट दिस लोकेशन द मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 0.12 मीटर एंड पोल स्ट्रेंथ इतना दिया है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट यूजिंग अ थ्रेड। हमारे पास एक थ्रेड है जिसको हमने सस्पेंड कर दिया है मिड पॉइंट से। एक मैग्नेटिक नीडल, मान लो नीडल, चलो नीडल मैंने चलो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हमने थ्रेड से सस्पेंड कर दिया है, जिसका लेंथ है 0.12 मीटर, इसका लेंथ है 0.12 मीटर, और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, मतलब यहाँ पे m की वैल्यू जो होती है ना पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या दी है हमको 1.8 एम्पियर मीटर, ठीक है। हाँ ओके, अब क्या बोला है कि इट्स मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इस तरह भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो आप। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो इस तरह से ड्रॉ कर लो आप। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, इससे 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो है 0.12 मीटर है। क्वेश्चन जो है सिंपल है, आपको खाली जो दिया है उसको ध्यान से देखो क्या लिखा है। और मैग्नेटिक मोमेंट हमको दिया है horizontal in equilibrium to keep the needle horizontal, the vertical force that should be applied to one of its ends। क्या बोल रहे हैं
कि हमको इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए जो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स अप्लाई करना होगा वो एफ की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे घूमेगा और एक ऐसा समय आएगा जब यहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, मीन्स टॉर्क बैलेंस करेंगे इसके अंदर हम सिंपल, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लगेगा, पूरा लेंथ L है, यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगा L/2, इतना लेंथ हो जाएगा L/2। तो यहाँ से हम मिड पॉइंट से हम टॉर्क लगाएंगे और इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क, हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं वो, तो हमारा देखो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क क्या हो जाएगा, M इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, M इंटू बी इंटू साइन थीटा, और टॉर्क एक्सटर्नल क्या लगाएंगे हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू L/2, क्योंकि हमारा लेंथ L/2 है ना। और ध्यान से देखोगे हमको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दी है ये V हॉरिजॉन्टल, और एंगल ऑफ डिप हमको दिया है 45 डिग्री, मीन्स ये हमको दिया है 45 डिग्री। तो अगर आप देखोगे ना कि tan थीटा जो होता है एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला होता है, जो कि होता है B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल। तो अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना, तो B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, मीन्स B वर्टिकल इक्वल टू हो जाता है B हॉरिजॉन्टल। मतलब B वर्टिकल क्या होता है, B साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा 45 डिग्री पे सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे B कॉस थीटा की जगह पर मैं B हॉरिजॉन्टल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे B साइन थीटा है ना, इसकी जगह पर मैं B हॉरिजॉन्टल लिख सकता हूँ, B हॉरिजॉन्टल इक्वल टू हो जाएगा F इंटू L/2। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है M इंटू मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी जगह पर मैं स्मॉल l इंटू L लिख सकता हूँ। ठीक है, पूरा लेंथ L। तो यहाँ देखोगे L से L कैंसिल हो जाएगा, और फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू M इंटू B हॉरिजॉन्टल, ये वैल्यू आ जाएगी ना फोर्स की। तो 2 इंटू M की वैल्यू कितने दी है 1.8 इंटू B हॉरिजॉन्टल कितना दिया है हमको 18 इंटू 10⁻⁶, 18 इंटू 10⁻⁻⁶। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁵। चेक करोगे, देखो 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है 72, लेकिन यहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई किया है तो 72 से कुछ कम होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 65। लेकिन यहाँ पे 10⁻⁵ के टर्म में दिया है, तो 65 इंटू अगर 10⁻⁶ होता है तो 6.5 इंटू 10⁻⁻⁵ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। तो होप्स आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और एक एक क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ पड़ा होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है चैप्टर नंबर 5 के रिलेटेड, जो कि है हिस्टैरिसीस कर्व। तो उसका भी हम एक छोटा सा लेक्चर बना देंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5 एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग पढ़ाई करते रहो।